कंपाइलर और इंटरप्रेटर, देखिए ध्यान से, ये दोनों जो वर्ड है, दोनों का काम है ट्रांसलेशन करना। ठीक है, ट्रांसलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग बना रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज ए ह्यूमन रीडेबल कंसेप्ट। ह्यूमन तो उसको बहुत जल्दी से समझ सकता है और उसमें प्रोग्रामिंग बना सकता है, लेकिन कंप्यूटर रिस्पेक्ट बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में वो एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता है। तो वी रिक्वायर्ड ट्रांसलेटर जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों जो टर्म है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये दोनों ट्रांसलेटर का ही पार्ट है और दोनों में बहुत अधिक डिफरेंस है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों को सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सिस्टम प्रोग्राम। ये आपका सिस्टम प्रोग्राम है, सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम है, जो सिस्टम खुद अपने लिए इसे यूज करता है। एक होता है गूगल ट्रांसलेशन। गूगल ट्रांसलेशन का मतलब आपने भी देखा होगा कि आप अपने इंग्लिश सेंटेंस को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं या कोई दूसरी लैंग्वेज में या दूसरे कंट्री के लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दैट इज यूर ह्यूमन टू ह्यूमन लैंग्वेज, यानी वो हाई लेवल टू हाई लेवल लैंग्वेज में एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसलेट हो रहा है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन वो कंप्यूटर रिगार्डिंग है, इसमें ह्यूमन लैंग्वेज इंग्लिश से डायरेक्टली हम ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके कहाँ पे, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टू वर्ड है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों को मैं बोलना चाह रहा हूं कि दीज आर द यूटिलिटी प्रोग्राम। अब यूटिलिटी प्रोग्राम का मतलब यही है कि ये हमारे हार्डवेयर से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम क्या है, सिस्टम हार्डवेयर से है ना। सॉफ्टवेयर तो यूजर्स के लिए होता है और इन दोनों के बीच में ब्रिज होता है जो कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे इंटरफेस बनाता है। तो कंपाइलर का यूज आप लोग ने सी लैंग्वेज में कर रहे हैं और उसे आप लोग किस तरीके से बिहेवियर देख रहे हैं। मेरे ख्याल से जब भी पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं और फिर कंपाइल करते हैं तो आपको पूरा प्रोग्राम की जो गलतियां एक साथ दिख सकती हैं। अगर आपके प्रोग्राम में एडिशन ऑफ 2 नंबर का है, सपोज करिए कि इंट ए कॉमा बी सेमीकोलन नहीं लगाया है, उसके बाद स्कैन एफ आपने लिखा %d, लेकिन एंड ए एंड बी में एंड वर्ड हटा, एंड सिंबल हटा दिया। इसी तरीके से आपने c इज इक्वल टू a प्लस बी लिखा और सेमीकोलन नहीं लगाया, लास्ट में आपने प्रिंट एफ की जगह प्रिंट लिख दिया। सपोज आपने इस तरीके से 4 गलतियां की हैं। तो कंपाइलर को क्या काम है कि वो पूरा प्रोग्राम को रीड करेगा और पूरे में से जो गलतियां हैं वो लाइन बाय लाइन आपको डिस्प्ले कर देगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कंपाइलर जो आप लोग ने देखा और उसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ रहे हैं। तो अब मैं इसको थ्योरी में समझाऊंगा। इंटरप्रेटर का मतलब वही होता है जो आपके ह्यूमन इंटरप्रेटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ह्यूमन इंटरप्रेटर क्या करता है, जैसे कोई सपोज कर लिए अदर कंट्री का प्रेसिडेंट है और हमारे यहाँ का कोई मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट जो उधर से अगर बात करना चाहता है तो दे ऑलवेज कीप इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर एक रखना पड़ेगा उनको जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में समझा के उसे यूज करेंगे। जैसे आपको रशिया है तो वहां की रूस की लैंग्वेज आपको रशियन लैंग्वेज मालूम होनी चाहिए, जापान की जापानीज लैंग्वेज, चाइना के चाइना लैंग्वेज। तो ये सारी लैंग्वेज हमारे एक व्यक्ति को नहीं आ सकती है, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, पर नॉर्मली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट है ना उन्हें। देखिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं तो बोलता हूँ कि आई एम पॉसिबल का ही कंसेप्ट है। अगर उसको इम्पॉसिबल को ब्रेक करो तो आपको आई एम पॉसिबल ही दिखेगा। तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, हाँ हम उस तरफ मेहनत या उस तरफ हम इतना ध्यान नहीं दे पाते, बस इतनी सी बात है। ओके, तो लेट वी विल कम डायरेक्टली फोकस ऑन द दिस पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं। पहला लिखा है कंपाइलर में, कंपाइलर कन्वर्ट ए प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एज ए होल।
तो ये होल वर्ड याद रखना है, जब तक आप होल नहीं बोलोगे तब तक आपका काम कंपाइलर का नहीं होगा। तो ये हो गया आपका कंपाइलर। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, वो भी मशीन कोड में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन इट इज ए स्टेटमेंट एट टाइम, एट ए वन टाइम। इसमें लास्ट में लिखा है वन स्टेटमेंट एट वन टाइम। तो ये याद रखेंगे कि ये होल का कंसेप्ट है, ये स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट का कंसेप्ट है इन द इंटरप्रेटर। नाउ कंपाइलर क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड फाइल। तो यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट कोड फाइल बनती है और ऑब्जेक्ट कोड के द्वारा अपन ईएक्सी भी बनाते हैं। नॉर्मली इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर में ऑब्जेक्ट कोड और ईएक्सी का कंसेप्ट नहीं आता है। वही इंटरप्रेटर ही वो एक आपको ट्रांसलेट करके दे देती है और वहीं से एग्जीक्यूशन दिखने लग जाता है। तो इसके अंदर में कोई भी आपकी जो EXE फाइल है, इस तरीके का कंसेप्ट इसमें नहीं बनता है इन द इंटरप्रेटर। जैसे आपने देखा हाइपर टेक्स्ट मार्केबल लैंग्वेज, अब ये जैसे ही आप रन करते हो तो जैसे जैसे स्टेटमेंट आप देखेंगे वो रन होते चला जाता है, उसमें कोई EXE फाइल नहीं मिलने वाली आपको। आपने जो भी HTML फाइल ली है .html या .stm ली है, उसी को आपको यूज करना रहता है। तो दिस इज लाइक ए इंटरप्रेटर कंसेप्ट। तो इंटरप्रेटर में आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ही होता है, ठीक है ना। इसी तरह जावा और जावा स्क्रिप्ट में भी डिफरेंस आता है। तो जावा का क्या EXE बन सकती है, मतलब उसके अंदर में तो डॉट क्लास फाइल बनती है, उसमें भी EXE नहीं बनती है, डॉट क्लास में आ जाता है वो। और यहाँ पे क्या है, जावा स्क्रिप्ट में भी आपको क्या लाइन बाय लाइन ही इंटरप्रिटेशन हो पाता है। तो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस कि इसमें ऑब्जेक्ट कोड होता है, इसमें ऑब्जेक्ट कोड नहीं होता है। नाउ थर्ड डिफरेंस, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज फास्ट। भाई प्रोग्राम इसलिए एग्जीक्यूशन फास्ट है क्योंकि वो होल का कंसेप्ट कर रहा है, लेकिन होल होने तक आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके बाद दिक्कत क्या हो सकती है इसके अंदर कि ये होल का कंसेप्ट है, तो जब भी चेंज होगा पूरा होल ही कंपाइल होगा, लेकिन आपके इसमें क्या होगा, ये स्लो रहेगा, इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो है। लेकिन फायदा क्या है कि आप एक भी जो चेंज करेंगे हमें पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, है ना। हमें पूरा, जैसे पाइथन में भी यही कंसेप्ट है, तो आपको क्या पूरा करने की जरूरत नहीं है। आप तो डायरेक्टली जो लाइन को चेंज कर रहे हो या जिस लाइन में आपको लगता है कि कुछ चेंज होना है वहां पर ही आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंस। नाउ फोर्थ डिफरेंस क्या है, एरर डिटेक्शन एंड रिमूवल इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज निकल के आ जाते हैं, तो आपको एक एक करके समझना पड़ेगा और फिर उसे हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो एरर है वो पूरा होल प्रोग्राम का आ गया। अगर कोई स्टूडेंट हमारा 4 लाइन में बहुत गलती करता है तो हो सकती है कि 7-8 गलतियां 10 गलतियां निकल जाएंगी। अब इतनी गलतियां एक साथ कोई बता दे तो भाई गलती तो व्यक्ति एक एक करके तो ठीक करता है। अगर किसी को बता दे कि भैया आपके पास में 1 पेज की गलतियां मैं आपको बता दूं, तो भैया वो तो बहुत ही डिस्करेज हो जाएगा, वो बहुत ही डिप्रेस हो जाएगा, अरे यार मेरी में तो बहुत गलतियां है। एक गलती बताने के बाद हमें सुधारने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये एक दिक्कत है आपके कंपाइलर में, लेकिन यहाँ पर इंटरप्रेटर में ऐसी दिक्कतें नहीं है। आपको क्या है, लाइन टू लाइन ही गलतियां हैं वो दिखते जाती हैं और आप उसको ठीक करते जाते हो। तो इट इज ए बेसिकली वेरी इनर्जेटिक कंसेप्ट, मतलब आपको क्या ज्यादा गलतियों का फेस नहीं करना पड़ेगा। एरर डिटेक्शन इज इंस्टेंट रहेंगी। आपने जैसे ही सेमीकोलन नहीं लगाया और आपने इंटर प्रेस कर दिया नेक्स्ट लाइन के लिए, तो वो इमीडिएटली वहीं पर आपको खड़ा कर देगा। तो ये एक इंटरप्रेटर क्या है, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको गलती सुधारने के बाद ही नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो कंपाइलेशन में क्या फटाफट फटाफट लिखते चले जाओ। यहाँ पर क्या है कि मेकिंग प्रोग्राम बहुत फास्ट है, क्योंकि आपको क्या गलतियां एकदम से पता चलनी है, पहले तो पता नहीं चलनी है। लेकिन इंटरप्रिटेशन में क्या है कि आपको है ना हर गलती को रिलेटिवली वहां पर आपको सुधारना पड़ेगा। तो दिस इज यूर वेरी सिंपल एंड इजी, इट इज ए वेरी सिंपल एंड इजी, है ना। Or since only one line is translated at a time, and if any error, then error message is displayed and we can correct at one error at a time easily.
तो भाई ये कभी कभी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरी छोटी छोटी गलती को लाइन बाय लाइन कोई बताता जाए और मैं उसको ठीक करते जाऊं। पर कभी कभी क्या है कि मुझे उसमें भी मतलब थोड़ा सा है ना, मतलब टोका टाकी जैसे बोलते हैं ना अपन, जैसे कोई आप काम कर रहे हो, आपके पापा मम्मी या कोई भी टोक देता है, अरे ऐसा नहीं कर रहे वैसे, तो आप एकदम से है ना चिढ़ जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं करोगे, मेरे को पूरा काम तो करने दो, पूरा काम करने दो, फिर आप गलती बताना। तो ये कंसेप्ट क्या है, यही तो कंपाइलर है। और अगर कोई आपको कभी कभी अच्छा भी लगता है कि चलो ठीक है, किसी किसी की बात कभी कभी है ना हमको मतलब अच्छी भी लगती है और कभी कभी बहुत टेंशन भी हो जाता है, तो ये दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं एरर बताने वाले के साथ में। ठीक है, कभी हमारा मूड अच्छा रहता है तो हम खुश रहते हैं, तो ठीक है हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। पर कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारा मूड अच्छा नहीं है, तो बीच में थोड़ा भी कोई टोका टाकी किया, या जैसे अपन खाना खा रहे हैं कोई टोक दिया, अरे यार तुम ठीक से नहीं खा रहे हो, तुम ये गिरा रहे हो, तो आपके एकदम मन में खराब आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली डिसिप्लिन, कहां पर हमें लाना है और कहां पे नहीं लाना है। तो इन कंप्यूटर दे आर द टू इंपॉर्टेंट वर्ड, वन इज द कंपाइलर एंड सेकेंड इज द इंटरप्रेटर। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं, जो हमने ऑलरेडी फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में कर लिया है। ठीक है, इसमें बस मैं आपको 10 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट आर द टू डिफरेंट टूल यूज फॉर क्रिएटिंग ए न्यू प्रोग्राम। जब भी नया प्रोग्राम बनाते हैं तो इन दोनों को हमें क्रिएट करना पड़ता है, स्पेशली इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना। एल्गोरिथम क्या है, इट इज ए स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। वाई फ्लो चार्ट क्या है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम ग्राफिकली वे में समझाया जाता है। तो ये दो तरीके के मेथड हैं। किसी स्टूडेंट को एल्गोरिथम से चीज समझ आती है, किसी को ग्राफिकल। लेकिन आपने किसी को समझाना है तो आपको दोनों चीजें देनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए क्लाइंट जैसा कंसेप्ट है। जैसे मैं आपको क्लाइंट मानता हूं, ठीक है, तो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई एनालिसिस में आप एल्गोरिथम ही करो। क्यों? क्योंकि कुछ मेरे स्टूडेंट हो सकते हैं जो फ्लो चार्ट से सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो मुझे तो दोनों चीज बतानी पड़ेगी। इसी तरीके से हमको भी यहाँ पर है ना, जब हम किसी क्लाइंट को कुछ देते हैं तो दोनों चीजें देना चाहिए। तो लेट व्हाट इज एन एल्गोरिथम? Algorithm is nothing but to write a logical step-by-step method to solve the program is called a algorithm. तो ये एल्गोरिथम की एक लॉजिकल डेफिनेशन बन गई। इन अदर वर्ड, एक और तरीके से हम बोल सकते हैं कि एन एल्गोरिथम इज ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एक प्रोसीजर है भाई जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज करते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू सॉल्व मैथमेटिकल और कंप्यूटर प्रॉब्लम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसीजर। ये पहला स्टेप है भाई। आपको ये चीज इसलिए करना चाहिए कि एक छोटा सा मेरे को मतलब ऐसा रहता है, जैसे मुझे कोई अल्फाबेट, मेरे को कोई वर्ड लिखना है, तो सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए भाई, मेरे को कम से कम 26 लेटर इंग्लिश के, अगर इंग्लिश में लिखना है तो वो तो मालूम हो। अगर वो ही नहीं मालूम है तो हम वर्ड कैसे लिखेंगे? हमें सेंटेंस बनाना है तो हमें कम से कम ग्रामर तो थोड़ी मालूम हो। दिस आर द कंसेप्ट इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एल्गोरिथम पहला स्टेप कहलाता है। तो एन एल्गोरिथम इंक्लूड्स कैलकुलेशन, रीजनिंग, डेटा प्रोसेसिंग, सारी चीज आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। अभी आप देखेंगे आगे के सेमेस्टर में आपके पास एल्गोरिथम और केवल फ्लो चार्ट जैसा ही कंसेप्ट सारा रहेगा। हर बार प्रोग्रामिंग थोड़ी लिखनी है भाई। प्रोग्रामिंग कब लिखनी पड़ती है? जब हमें एग्जीक्यूशन करना है। अब हमें हर समय एग्जीक्यूशन थोड़ी करना है, और हर समय हम हर चीज को एग्जीक्यूशन मोड में लाके थोड़ी समझेंगे। हाँ, इनिशियली क्या है कि हमें प्रोग्रामिंग समझना है, लेकिन बाद में क्या है, केवल आपको एल्गोरिथम या उसका फ्लो चार्ट ही समझना है। बस उतना समझ लिए, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है किस बात का, कि आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। अब प्रोग्राम के लिए अलग अलग आपके पास टूल आ जाएंगे। अभी तो केवल सी है आपके पास, इसलिए ज्यादा दिमाग आपको सी में लगाना। लेकिन एक सेमेस्टर के बाद 2 सेमेस्टर आएंगे तो आपको C++ होगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि सी में लिखूं कि C++ में लिखूं। फिर आगे बढ़ोगे तो आपको इसी तरीके की चीजें दिखने लगेंगी। तो हर चीजों को आपको इस तरीके से ही इंटरप्रेट करना है। एल्गोरिथम कैन बी प्रेजेंटेड बाय नेचुरल लैंग्वेज। ये नेचुरल लैंग्वेज से समझा जाता है, और इसको बोलते हैं सूडो कोड।
ठीक है ना, इसमें देखो P साइलेंट होता है भाई, सूडो कोड SCUDO, उसको हम सूडो कोड बोलते हैं ना। तो किसी का सूडो कोड है क्या, सूडो कोड है क्या, ऐसा ही टेक्निकल वर्ड बोला जाता है कि भाई सूडो कोड है तो मैं जल्दी से प्रोग्रामिंग कर लूंगा, क्योंकि उसके अंदर में है ना आपके है ना प्रोसीजर दिया हुआ है। जैसे अपन खाने की रेसिपी बोलते हैं ना, खाने की रेसिपी मालूम हो तो अपन कुछ भी बना सकते हैं, लाइक दैट कंसेप्ट। तो वो रेसिपी जैसा कंसेप्ट सूडो कोड जैसा हो जाता है। ओके, तो लेट वन एग्जांपल, ये एग्जांपल है कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो भाई एल्गोरिथम क्या बनाया आपने, एल्गोरिथम बनाया कि भाई पहले मैं फ़ारेनहाइट को रीड करूंगा, फिर मैं उस कैलकुलेट करूंगा फॉर्मूले से, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा। तो दिस आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्टिंग टेम्परेचर फ्रॉम वन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये कंसेप्ट हो गया। इसी तरीके से देखिए एग्जांपल है कि भाई मुझे 1 to 20 प्रिंट करना है, तो क्या करना है, एक वेरिएबल बनाएंगे जो 0 से इनिशियलाइज होगा, फिर उसे इंक्रीमेंट करेंगे और फिर उसे प्रिंट करेंगे, और उसको हम देखते भी जाएंगे कि वो 20 से बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है तो प्रोग्राम बंद कर देंगे, अगर छोटा है तो स्टेप 2 में चले जाएंगे, फिर स्टेप 2 में इंक्रीमेंट होता जाएगा। देखिए लूप बन गया है ना, इनिशियलाइज दिस वन। तो ये कौन सा लूप है, आप 1 मिनट में मन में सोचिए कि ये फॉर लूप है कि वाइल लूप है कि डू वाइल लूप है, तो आपको क्लियर होगा कि ये कोई ना कोई तो टाइप का लूप है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका जो कंडीशन है वो लास्ट में चेक हो रही है, तो ये डू वाइल लूप जैसा ही कंसेप्ट है। इसके अंदर पहले कंडीशन हो जाती तो ये वाइल बन जाता। तो दिस इज लाइक दैट कि इनिशियलाइज करो, इंक्रीमेंट करो और प्रिंट कर दो। अब प्रिंट करने के बाद कंडीशन चेक कर लो, अगर ये सही है तो गो बैक द स्टेप 2, एल्स गो एंड। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब फ्लो चार्ट क्या है भैया, ये फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, ग्राफिक्स से सब चीजें बनाएंगे। कि जैसे मुझे कोई घर बनाना है, अब घर बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको ग्राफिकल बताना पड़ेगा। जो आपके बड़े बड़े आर्किटेक्चर होते हैं ना, वो आपके घर का नक्शा आपको विजुलाइज करके 3 डायमेंशन में लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब तरीके से बताएंगे। उसको हर चीजों को है ना आपको जोड़ के बताएंगे कि किस प्रकार से आपका घर दिख रहा है। तो वो ग्राफिकल है। अब मैं उसको एल्गोरिथम में बनाऊंगा तो क्या समझोगे आप, कुछ नहीं समझोगे। तो कभी कभी क्या है कि विजुअलाइजेशन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कुछ ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो ये आता है बहुत यूजफुल। तो इट वाज originated from computer science as a tool for representing the algorithm and programming logic, but it had extended to use the all kind of the process। सारी चीजें इसके अंदर में हम उस पे ऐड कर देंगे। तो nowadays flowchart play extremely important role in displaying the information and this is the assisting the reasoning। तो यहाँ पे देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी, इसी से हमको सबको समझाना है। आपको भी पता है कि पीपीटी में जब तक आप ग्राफ नहीं बताओगे, पाई चार्ट नहीं बताओगे, बार चार्ट नहीं बताओगे, कौन समझेगा, कोई नहीं समझेगा। अभी आपके पास कोरोना के जो डेटा आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं आपको बता दूं कि उसमें केवल एक चीज न्यूज़पेपर में देखते रहना कि वो किस तरीके से डेटा को विजुलाइज करके बताते हैं, यही आपको पकड़ना है। यही आपकी डेटा साइंस है, यही एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही सब कुछ है। आप केवल न्यूज़पेपर को न्यूज के आकार से देख के मत छोड़ देना, उसमें अंदर आपको अपने कंप्यूटर से रिलेटेड चीज निकाल लेना। ऐड कैसे बनते हैं, ऐड में क्या चीज हाईलाइट हो रही है, कैसे कलर आ रहे हैं, किस प्रकार से 1 पेज का ऐड बनता है। तो ये सब आपके जो मल्टीमीडिया हो गए या ग्राफिक डिजाइन हो गया, या ये सारे कंप्यूटर से तो हो रहे हैं, हमें तो इसमें घुसना है ना भाई। कोई ना कोई स्टूडेंट कहीं ना कहीं घुसेगा, तो कैसे घुसेगा, ये उसको भाई समझदारी आनी चाहिए। तो दिस एक्चुअली दे हेल्प एज ए विजुलाइज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये आपको प्रोसेस हो जाता है। एंड इट एक्सप्लिसिट द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम एंड टास्क, ये आपको अलग से बता देता है कि हमें कैसे इसमें फ्लो करना है। ए फ्लो चार्ट कैन आल्सो यूज द प्रोसेस और प्रोजेक्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको जो इम्प्लीमेंट करना है उसे बताते। अब देखिए कौन कौन से सिंबल यूज होंगे, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो एक आपका स्टार्ट और एंड के लिए ये ओवल साइन लग सकता है,
फिर एरो साइन फ्लो के लिए लग सकता है, रोम्बस साइन आपके इनपुट आउटपुट के लिए लगेगा, इसको पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। फिर आपका रेक्टेंगल साइन जो है वो प्रोसेस के लिए लगेगा, डायमंड साइन डिसीजन के लिए लगेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड सिंबल्स है जिसको आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ वही ऊपर का, कि मैंने एक कन्वर्ट टेम्परेचर बनाया, इसका फ्लो चार्ट देखिए कैसे बनेगा। तो इसका फ्लो चार्ट ये सिंपल सा बन रहा है, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है, इस फ्लो चार्ट में देखिए सारी चीजें दिख रही हैं, स्टार्ट से लेकर आपके एंड तक दिख रहा है भाई, है ना। देखिए इसमें स्टार्ट दिख रहा है, रीड दिख रहा है, कैलकुलेशन दिख रहा है, प्रिंट और ऐड। तो ये एक स्मॉल सा फ्लो चार्ट हो गया। अब वही चीज मैं आपको बताऊंगा जो नेचुरल लैंग्वेज की वहां पर आपको लूप से बता रहे। देखिए ध्यान से, ये पूरा लूप दिख रहा है मेरे को, कैसे दिख रहा है, इनिशियलाइज कर दिया मैंने, है ना। इनिशियलाइज या x इजिकल टू 0 होगा, x लेसर देन 0 नहीं, x इजिकल टू 0 होगा। या उसके बाद में हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे, प्रिंट कर दिए। अब यहाँ पर मैंने उसको चेक किया कि अगर वो x से 20 से छोटा है तो ये वापस चला जाएगा, और नहीं है तो वो एंड हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द यूर फ्लो चार्ट एंड एग्जाम्पल ऑफ द यूर एल्गोरिथम। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरा फर्स्ट यूनिट का पूरी जानकारी दे दी है। अब आप इसको अच्छे से पढ़िए और गो थ्रू करिए और समझने की कोशिश करके आंसर लिखने की भी कोशिश करिएगा। तो आई होप कि आप अच्छे से पूरी चीजों को आगे यूज कर पाएंगे। तो लेट आई एम स्टॉपिंग दिस शेयरिंग द